तो बड़ी बस में आज हम चर्चा करेंगे, इसे फुस्सी बम कहा जाए, इसे धमाकेदार बम कहा जाए, या क्या कहा जाए। राजनीति में इस तरीके का जो बम बम शब्द आप दो शब्दों से ले लीजिए, एक अक्षय बम जो उनके नाम के साथ है, अक्षय कांति बम, और एन मौके पर अगर किसी पार्टी का दामन छोड़ दिया जाए तो सवाल कई उठेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। जितेंद्र जी, एन मौके पर कोई अगर साथ छोड़ दे, दुख भी बहुत होगा, समझ से थोड़ा परे लग रहा, आप अनुभव है राजनीति का लंबा, समझते हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अक्षय बम ने बम फोड़ा है, सिर्फ बम फोड़ना कहा जाए या क्या कहा जाए, आप पहले बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो भारत की राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में जो प्रतिष्ठाएं आयोजित की गई थी, उनकी कल्पना करना आज मुश्किल हो रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं, रीवा में कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, एक दूसरा विरोधी पक्ष भी चुनाव लड़ रहा था। उसने कांग्रेस के प्रत्याशी से ये कहा कि मेरे पास साधन का अभाव है, मेरे पास संसाधनों का अभाव है। हमने उस चुनाव में उनको संसाधन दिए, उनको साधन उपलब्ध कराए, और परिणाम ये हुआ कि हमें पराजय का सामना करना पड़ा। ये दूसरा, भारतीय कांग्रेस पार्टी का इतिहास में बताऊं कि संसद में भारतीय जनता पार्टी का 0 सदस्यता हो गई थी, लेकिन चूंकि विपक्ष को संसद में रहना जरूरी है, कम से कम सत्ता पक्ष निरंकुश न हो जाए, इसलिए जरूरी था। हमने अपने सांसदों की सीट खाली करा के अटल जी और आडवाणी जी को संसद में बुलाया ताकि हमारी कार्य प्रणाली पर नजर रखी जा सके। 2014 के बाद से जिस तरह की राजनीति भारत के लोकतंत्र में आई है, निश्चित तौर पर उसकी निंदा की जाना चाहिए। जिस तरीके से नीचता और निर्लज्जता के साथ आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र स्वीकार नहीं करता इन सब चीजों को। जिस तरीके से आपको चुनाव लड़ना था, आपने जो वादे किए थे, उन पर विमर्श होना चाहिए आज जनता के बीच में। आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उसका आपको जवाब देते नहीं बन रहा। आपका कार्यकर्ता अगर गांव में किसी घर में जाता है, वोट मांगता, तो वो पूछते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ दिए बताना पड़ेगा आपको। वो पूछता है कि काला धन जितेंद्र जी, अभी कंसर्न ये नहीं है बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी तो गुलदस्ता लेके खड़ी है कि आओ जी मोस्ट वेलकम है। कांग्रेस जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। बीजेपी तो दूसरी तरफ गुलदस्ता लिए खड़ी है। इधर देख रहे हैं आप, नामांकन वापस लिए, पता चला थोड़ी देर के बाद सदस्यता ग्रहण कर ले रहे हैं, गुलदस्ता पकड़ा दिया जा रहा है। इस पर थोड़ा चिंता कांग्रेस को भी होना चाहिए, आखिर लोग जा क्यों रहे हैं, ये बताइए क्या वजह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुलदस्ता लेके नहीं खड़ी है। हाँ। ये दिखाने के लिए आगे गुलदस्ता रखे और पीछे ये खंजर लेके खड़ी है। हाँ। जिस तरीके से सूरत से लेके इंदौर तक का जो वातावरण बनाया, आपको मैं बताऊं, 360 में बंद करने की बात की गई, उसको डराया धमकाया गया। कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पत्रकार हो, जान जोखिम के कम से कम सबसे पहले देखता है। उसको अपने बाल बच्चों की चिंता हो गई, उसके 307 उसके ऊपर रजिस्टर्ड कर दी गई, और उसको इस तरह की धमकी दी गई कि उसको ये लगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोच करके उसको दबाव डाल करके। अगर मान लीजिए, मेरा ये कहना है कि वो अगर स्वेच्छा से जाता तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, या अकेला जाता अपने प्रस्तावक समर्थक के साथ फॉर्म ला जाता। ये मेंदोला कौन है जो उसके साथ पीछे लग के गया और उसने वहां फॉर्म निकलवाया? मेंदोला जो है ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मैं रिपोर्ट देख रहा था पिछले अभी किसी चैनल में, उन्होंने कहा इसके पीछे कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति हो सकती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को आज 370 वोट बढ़ाने का जो इन्होंने दावा किया था वो विफल हुआ। आपने देखा, औंधे मुंह गिरा, हर लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो झंडे लगाता है, कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा की जा रही है, कहीं ना कहीं जो नए आयोजित लोग हैं उनको आगे लाया जा रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं वोटों को मतदान केंद्र तक लाने का काम नहीं किया और मतदान प्रतिशत पिछड़ गया। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जैन जी, ठीक है मिश्रा जी आपकी बात। सत्येंद्र जैन जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी बम साहब आपके यहां चले गए हैं, यानी अक्षय बम, क्या
आप लोग तैयार रहते हैं हमेशा, पहले से गुलदस्ता तैयार रहता है, इधर से थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ तुरंत गुलदस्ता तैयार रहता है। जो लोग आ रहे हैं आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो अगर क्या मान के चला जाए जो अभी आरोप जितेंद्र जी लगा रहे हैं कि आप अपने आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रतिक्रिया ये दीजिए, जो आए हैं अक्षय जी, उनका किस तरीके से आप स्वागत करते हैं, इस पर आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा में और हम सवाल पूछेंगे। देखिए सौरभ जी, हम तो आप जैसे बोलते जाएंगे वैसे भी जवाब दे सकते हैं और अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने बोला तो मैं उसी आपकी भाषा में। देखिए सौरभ जी, यह बात तो हमारे विचार परिवार से हमारे जो पूज्य संघ चालक हुए हैं, सर संघ चालक गोलवलकर जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे विचार से प्रभावित होकर दूसरे राजनीतिक दलों के लोग आपसे जुड़ेंगे, और वह बात आज सिद्ध हो रही है कि अन्य राजनीतिक दलों के लोग हमारा जो विचार है उससे प्रभावित होकर आएंगे। तो हम पहले से ही तैयार हैं, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अगर ये नहीं भापा होता तो हर राज्य के अंदर और हर जिले स्तर पर न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई हुई है, राज्य में हर एक को उसका हेड बनाया हुआ है। पूरे देश के अंदर ये माहौल हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी जो हमारी नीति जो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आप देखिए, जो हमारा 1951-52 में जनसंघ की स्थापना से जो हमारे मुद्दे रहे वो आज भी हम चल रहे हैं। आज भी हम कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता लगाएंगे, हम कहते थे धारा 370 हटाएंगे, आज भी हम यही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम शरिया कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करेंगे, या हिंदू कोड बिल लेके आए तो हिंदू कोड बिल में हिंदुओं को बांध दिया। तो हिंदुओं में कौन कौन आता है? जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं और हिंदू आते हैं। हमारे सभी के लिए भैया एक जैसा कानून होना चाहिए। तो हमने नीति स्पष्ट है हमारे दल की, इस कारण से यह स्थिति तो होनी थी। अच्छा, कांग्रेस विधायक सत्येंद्र जैन ने कुछ कहा है, मैं आप लोगों को सुनवा देता हूं, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जमीनी कार्यकर्ताओं को, वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अच्छे बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अच्छे बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अच्छे बम मेरे साथ था। नाम आपकी हुई है? देखिए, 23 कुल कैंडिडेट थे जिनके नॉमिनेशन फॉर्म स्क्रूटनी के बाद पात्र पाए गए थे, जो स्वीकार किए गए थे, और उन 23 में से 9 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने विधिवत जो फॉर्म 5 होता है उसको भरकर उसके बाद हमारे पास में सबमिट किया। हस्ताक्षर के मिलान के बाद से उनको स्वीकार किया गया है। इस तरीके से 9 के बाद में टोटल 14 कैंडिडेट। तो ये आपने बयान सुन लिया। हमारे साथ दो मेहमान खास लगातार जुड़े, जितेंद्र वर्मा जी हैं और सत्येंद्र जैन जी हैं। जितेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, अभी देवेंद्र पटेल का बाइट मैंने सुना है, इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि आला कमान को पहले ही बता दिया गया था कि ये चले जाएंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मैं चाहता था उनको टिकट, वो कह रहे हैं मैं चाहता था मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन तरजीह नहीं दी गई। क्या ये मिसकम्युनिकेशन हुआ या किसी तरीके की और बात थी? नहीं, देखिए, इस तरह की बात, जो टिकट नहीं प्राप्त कर पाता है वो इस तरह के आरोप लगाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो घटनाक्रम एक दिन पहले हुआ, जिस तरीके से उसके ऊपर 307 रजिस्टर्ड की गई, जिस तरीके से उसको परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात की गई, जिस तरीके से उससे ये कहा गया कि अगर आप फॉर्म वापस नहीं लेंगे तो इस तरह की घटना घटित की जा सकती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रत्याशी दबाव में आया और उसको मेंदोला ने लेकर के कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति के आधार पर ये काम को अंजाम दे दिया। मेरा फिर कहना है कि भारत के लोकतंत्र में आप क्या करना चाहते हैं। एक लोकतंत्र में जनता जनार्दन को एक संदेश भी जाता है कि किस तरह की इस तरह की राजनीति तो इस देश ने कभी स्वीकार नहीं की। इस देश में गांधी के ऊपर भी दबाव डाला गया, और गांधी की हत्या करने वाले लोग कौन थे? जो आज भाषण दे रहे, यही लोग थे। लेकिन देश इससे झुकता नहीं है, इससे क्रांति होती है और वो आपको बहुत मुश्किल में डालता है। मैंने आपको अपने सरकारों को उदाहरण दिए
किस तरीके से विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को होती है। लेकिन जब सत्ता पक्ष कमजोर पड़ जाता है, जब सत्ता पक्ष झूठे वादे कर देता है और उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तब जाकर के कहीं इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। क्योंकि अगर आपने काम किया है, आपने इस देश में विकास किया है, आपने काला धन वापस लाए, आपने 15 लाख रुपए खातों में डाले हैं, इस तरीके के जुमले अगर आपके सफल नहीं हुए तो निश्चित तौर पर प्लान बी क्या होता है? प्लान बी ये होता है कि विपक्ष को लड़ने ना दिया जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए, उनको वोटिंग न कराने दिया जाए, या फिर मतदान स्तर पर जाकर के किसी तरीके से बाहुबल से वोटिंग मशीन में अपने कार्य। चलिए ठीक है, आप ठीक है। सत्येंद्र जी, एक मेरा सवाल आपसे, ठीक है, अभी आप वोट प्रतिशत की बात कर रहे थे कि कुछ जगह मैं अभी पढ़ रहा था, देख रहा था, अब इसका आप जवाब दीजिए क्योंकि आप सटीक जवाब दे सकते हैं। आप कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है, जिसका नतीजा है कि वोट बैंक जो वोट प्रतिशत है कम हुआ है। क्या ऐसा है क्या? नहीं नहीं सौरभ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस का लोकप्रियता कम हो गई है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो नीतियां अपनाई हैं विगत अनेक दशकों में, उसके कारण कांग्रेस की जो समर्थित जनता है वह नहीं निकल रही है। आपको सही बताऊं तो ये आप देखिएगा 4 जून को जब मतगणना होगी तब ये क्लियर होगा। और हमने इतना चाहिए नहीं कहा था कि हर बूथ पे हम 100% वोटिंग कराएंगे। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हर बूथ पर जितना मत प्रतिशत पड़ा है, जितनी कास्टिंग हुई है वोट की, उसमें 51% का हमारा लक्ष्य है। और मैं आज दावे से कहता हूं, आज खजुराहो सीट की बात ले लीजिए, खजुराहो में तो इन्होंने घुटने टेक दिए, मतदान भी हो गया, या सेल्फ गोल कर लिया, हेड विकेट हो गए। फुटबॉल की भाषा में सेल्फ गोल, कांग्रेस और क्रिकेट की भाषा में मान ले आम जनता भी समझती है कि हेड विकेट क्या होता है, जब बल्ला या विकेट से लग जाता तब हेड विकेट कहलाता है। तो यह पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है, अगर सीधी भाषा में लेमैन लैंग्वेज में कहें तो पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने अपनी सीट दी समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2 बार बदले गए, वो प्रत्याशी लड़ना ही नहीं चाहते थे, और चुनाव जो आवश्यक खर्च होता है वो भी नहीं करना चाह रहे होंगे। इस कारण से उन्होंने कांग्रेस की आप बात करें, ठीक है। जैन साहब, एक सवाल, एक बस मैं कुछ नहीं, आपकी बात टोकूंगा नहीं मैं, फिर आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा सवाल, 2014 में लहर, खूब लोगों के अंदर उत्साह था, फिर 2019 में उत्साह था, लेकिन 2024 आते आते वो उत्साह अचानक से उत्साहहीन कैसे हो गए, इसको समझाइए। देखिए 10 साल से आपकी सरकार है, तो अभी आप कांग्रेस पर मत आरोप लगाइए, मैं ये समझना चाह रहा था, इसको समझाइए। मैं सब हम बता रहा हूँ ना, समय तो दीजिए। बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल आप भी कहेंगे कि सही है। मैं जो एनालिसिस के हिसाब से बताऊंगा। तो मैं जो बात कह रहा था, अब कांग्रेस वहां नहीं तो 56% का वोटिंग हुई है खजुराहो में। और मैं कहता हूं जिस दिन ईवीएम खुलेंगी, मतगणना होगी, 56% में 6% वोट भी जो प्रत्याशी वहां था ही नहीं कांग्रेस का, समाजवादी का, मिलेगा ही नहीं, देखिएगा आप। तो मैं वो कह रहा हूं जितना वोटर निकले हैं वो बीजेपी सपोर्टेड निकले हैं और कांग्रेस सपोर्टेड नहीं। अब बात आपने, और पूरे देश के अंदर यही हाल हो रहा है। अब बात आपने ये कही कि 2014 में अच्छे वोट मत प्रतिशत था और 2014 से ज्यादा 2019 में था। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो देखिए मध्य प्रदेश में क्या था कि स्थिति थी, कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार से भी जनता जो है दुखी थी, इस कारण से ज्यादा वोट शेयर हुआ। और जब आपने देखा ईवीएम खुली तो हमारा वोट शेयर देखिए 2014 में एमपी के अंदर अगर वोटों की बात करेंगे तो हमें लगभग टोटल वोट जितने गड़े थे, अब परसेंटेज ये नहीं कि 100% वोटिंग करा दी, जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में से हमें लगभग 55% का वोट मिला था। और 2019 में जो मतगणना हुई तो जितने वोट भी मध्य प्रदेश में डले थे उन वोटों में से लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिले। हम जीते, प्रचंड विजय हुई है। और अब 27 सीट जीते थे 14 में, 2019 में हमने 28 सीट जीती, इस बार हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। और आप देखिएगा ये भगवान रूपी जनता निसंदेह हमको लगभग हमारी पार्टी का लक्ष्य 51% का मत प्रतिशत का रहता है। और मैं तो कह रहा हूं कि मेरा 75% के आसपास ये भगवान रूपी जनता वोट देगी। अब खजुराहो में कांग्रेस का वोट 0 हो गया, इंदौर में भी कांग्रेस के वोट 0 हो गए क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं। अच्छा, अब आज आपने बाम रखी, देखिए दम खत्म हो गया कांग्रेस का, बम के जाने से दम खत्म हो गया। और दम खत्म हुआ तो केंद्रीय जो अध्यक्ष है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुर्सी के नीचे क्या बम फटा है, या कहीं जीतू पटवारी जी की कुर्सी के नीचे, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के नीचे बम फटा है। इस बात की भी गारंटी नहीं बीजेपी में बम नहीं फट सकता, इस बात की भी गारंटी नहीं। जब कांग्रेस में फट सकता है, इस बात की भी गारंटी नहीं बीजेपी में नहीं फट सकता। साहब देखिए सौरभ जी, मैं बताऊं, कांग्रेस को
ये अच्छा लग रहा है, ये पहले भी हो चुका है। ये लोकतंत्र की दुहाई जो दे रहे हैं ना, इनको अध्ययन नहीं। दरअसल 1952 से चुनाव हुए और अनेक बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद विजयी हुए हैं, जिनको ऐसा इनको पता नहीं। आज ये भाजपा का सूरत में कांग्रेस जो हमारा भाजपा प्रत्याशी जीत गए मुकेश दलाल जी, तो कांग्रेस की आंखों में कचरा घुस गया है, किरकिरी हो रही है आंखों में इनको। और इनको मीठा मीठा पहले तो गप गप करते थे, पहली बार भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं निर्विरोध, तो इनको दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है। और आपको बताएं, इनके जो समाजवादी पार्टी के हैं वो ठीक है। डिम्पल यादव जी जितेंद्र कन्नौज जी से जब ठीक है। जीती थी, जितेंद्र जी तो इनको बहुत एक अच्छा एक लग रहा एक था। सवाल का आज जवाब इनको आप दर्द अपने हो रहा है। अनुभव के अनुसार दीजिएगा। ठीक है जितेंद्र जी, आपने देखा, लंबा अनुभव है। मैं पहले ही डिबेट की शुरुआत में ही आपको बोल दिया कि आप लोगों का दोनों का जो है राजनीतिक अनुभव लंबा है। लोग कांग्रेस से इतने जुड़े थे, सबसे ज्यादा देश में आप लोगों ने राज किया, लंबा कार्यकाल रहा, इससे पहले 10 साल भी आपने कार्यकाल किया। अचानक ऐसा क्या हो गया, लोग जो है डिस्कनेक्ट होने लगे कांग्रेस से, कांग्रेस को छोड़ के जाने लगे। आप लोगों ने आत्ममंथन चिंतन किया, वजह क्या है? क्या विचारधाराएं नहीं मिल रहे हैं या किसी तरीके की और बातें? नहीं देखिए, सीधी सी बात, पहले मैं एक 30 सेकंड में सत्येंद्र जी की बातों से बात कर लूं, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। मेरा ये कहना है, सत्येंद्र जी कह रहे हैं हमको 60% वोट मिला और अब 51% हमारा लक्ष्य है। सत्येंद्र जी कह रहे हैं हमने 400 पार का नारा नहीं दिया। तो अब जब आपके तर्क खुद ही आप पिटाएंगे, तो आपके सवालों का जवाब मैं कह दूंगा। रहा सवाल ये कि सच में इन्होंने जनसंघ बनाई थी, लेकिन ये लगातार इस तरह के वादे करने के बाद एक्सपोज हो गए, तो जनता पार्टी के रूप में सामने आ गए। जितेंद्र जी आप गलत ले गए। 75%, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा हमारी पार्टी का लक्ष्य है। अरे मैं कह रहा हूँ 75%। नहीं क्या सुनना पड़ेगा। नहीं, आप यू आर रॉन्गली इंटरप्रेटिंग, तो दैट इज व्हाई आई एम इंटरप्टिंग यू। अदरवाइज मैं तो सिंपल सुनता हूँ। देखिए आप बोलिए, नहीं अपने टाइम पे बोले, ठीक है, मैं मौका दूंगा आपको। तब जाकर के आपने एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्या बात कर रहे हैं? उसका निर्माण कर लिया। असल में है क्या, देखिए, इस देश में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो न्यायालय के माध्यम से सुलझना था। इसको हम लगातार कहते रहे। आपने देखा कि चाहे वो ताले खुलवाने की बात हो, चाहे पूजा स्टार्ट कराने की बात हो, चाहे चबूतरे के निर्माण की बात हो, लेकिन हमने जनता से ये नहीं कहा कि राम मंदिर का निर्माण अब करेंगे। नहीं ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मिश्रा जी एक सवाल, आप लोगों को निमंत्रण दिया गया था, आप लोग गए नहीं, अब अभी जा रहे थे, अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, निमंत्रण दिया गया तो निमंत्रण ठुकरा दिया गया। आप लोगों ने इतना मेहनत किया तो आप चले जाते, गए नहीं आप। मैं आपको बताऊं, अब सुनिए आप, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं होती थी कहती राम मंदिर का निर्माण करेंगे, जब सरकार में आते थे तो कहते थे न्यायालय से फैसला होगा। अटल जी ने अनेक बार कहा कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। इस तरह की बात करके इन्होंने वोटर को चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस पे आज हमने चर्चा की, आखिरकार कांग्रेस को लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस को इस बात का चिंतन मंथन करना चाहिए, वही बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।